हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अमोल कोल्ले और हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है केमिस्ट्री में, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो देखते हैं, थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट भी देखते हैं जो हमको आगे पूरे केमिस्ट्री में काम में आने वाले हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, सम ऑफ देम आर वेरी इजी, कुछ तो तुमको ऑलरेडी मालूम है, उन्हीं को अपन रिव्यू करने वाले हैं, और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो नए रहेंगे, लेकिन ये पूरे केमिस्ट्री में आपको काम में आएंगे। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि बेसिक्स। ओके, और तुमको याद होगा कि तुम्हारे टीचर लोग या बड़े लोग बोलते होंगे तुमको कि बेसिक्स अच्छे होने चाहिए तो जाके आप अच्छे से कर सकते हो, इज़न्ट इट? तो ये बेसिक्स जब बोलते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हुए हैं तो वो सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब तुमको पढ़ाई करने में भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे को मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे उस सब्जेक्ट्स में। ओके, सो मेक श्योर कि तुमको ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये बहुत अच्छे से मालूम है और वी गोइंग टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट्स इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो। तो जैसे जैसे अपन टॉपिक्स बढ़ाते जाएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते जाएंगे, लेकिन एक लेयर उसके ऊपर, डिफ़िकल्टी लेयर या डिफ़िकल्टी लेवल इसके ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ओके, सो विल स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ केमिस्ट्री विद दिस टॉपिक। ओके, पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है और इसको किस तरह से स्टडी किया जा सकती है। तो सबसे पहले chemistry is a branch of science. There are different branches of science, so chemistry is one of that branch. Okay, and it deals with composition, structure and properties of matter. Composition मतलब जैसे कि तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, राइट? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपने को मालूम है, इट इज़ CO2। ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब स्ट्रक्चर कैसा डिड्यूस करेंगे इसका, ये हम लोग सीखेंगे। हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है। इससे इसके प्रॉपर्टी में फ़र्क पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसमें कौन से एलिमेंट्स है, उसके वजह से उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है और उस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ आती है, ये हमको पता चलता है फ्रॉम दिस, isn't it? So that is what chemistry is. Chemistry is a study of composition, structure and properties. ये तो हम बड़े आसानी से बोल देते हैं, लेकिन all these things are related. ठीक है, कंपोजिशन बोले तो उसका फॉर्मूला तो ऑब्वियसली हमको मालूम रहना चाहिए, लेकिन उसी से उसका स्ट्रक्चर बनता है और उसी से उसकी प्रॉपर्टीज़ इमर्ज होती है। तो जो भी मैटर हमारे अराउंड है या फिर जो भी केमिकल्स या ड्रग्स हम लोग मेडिसिन जो भी चीज़ लेते हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर की वजह से उस पर्टिकुलर कंपाउंड की वैसी प्रॉपर्टीज़ है। राइट, यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए बिहेव्स इन दैट पर्टिकुलर मैनर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर उसका वैसा क्यों है? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं डीएनए के अंदर, इट्स अ बिग मॉलिक्यूल। तो जो एलिमेंट्स लगे हुए, जो मॉलिक्यूल्स डीएनए में लगे हुए हैं, इट हैज़ अ पर्टिकुलर कंपोजिशन एंड दैट्स द होल स्टोरी। ओके, सो ये हम लोग आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इसको समझ जाएंगे। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रॉपर्टीज़, हमको समझना है प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, इज़न्ट इट? और प्रॉपर्टीज़ के लिए हमको उसका कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो हमारा जो फोकस पॉइंट होता है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। वी नीड टू नो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़? बेसिकली वी नीड फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी होगी, सोलिबिलिटी होगी, तो ये सारे क्या हो गए? फिजिकल पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। ओके, कैन एट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर एन नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये सारे टर्म्स, काफ़ी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम्स आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये आ जाएंगे धीरे धीरे। इट्स नॉट अ बिग डील। अपना अभी जस्ट केमिस्ट्री का जर्नी स्टार्ट हुआ है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये किस तरह से रिएक्ट होता है, किस तरह से ये बिहेव करता है केमिकली, ये अपन बोलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक वाटर, ओके, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसकी वजह से इसका शेप जो आता है दैट इज दिस। इफ यू थिंक अबाउट इट, कंपेयर करो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। कार्बन डाइऑक्साइड देखो एक लाइन में है, लीनियर है। अब ये क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ओके, वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखे तो बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ओके, वाटर इज अ बेंट, बट
कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड वाटर इज लिक्विड। देखो कितनी सिंपल सी चीज है यहाँ पे, लीनियर है उसके वजह से ये गैस है, और ये बेंट है इसके वजह से ये लिक्विड है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, isn't it? Because of structure and because of composition, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही है, isn't it? This is very interesting। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें और डेप्थ हम बढ़ाते जाएंगे। मैं जस्ट सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नाउ दिस विल ऑल्सो चेंज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट, और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज़ वेरी डिफरेंट, isn't it? तो जो chemical and physical properties है that again depends upon the composition and structure of the component, okay? तो जैसे मैंने बताया कि composition और structure ये important है क्योंकि इसी से physical और chemical properties decide हो रही है उस compound की, isn't it? तो जब हम chemistry discuss करते हैं we discuss in terms of basic constituents of matter, और basic constituents of matter होते हैं atoms and molecules. These are basic constituents of matter, isn't it? तो मॉलिक्यूल ही सारे के सारा मैटर, जितना भी अपने को मैटर मालूम है, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके? तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांचेस देखते हैं, ओके? जो ब्रांचेस अपन स्टडी करने वाले हैं, इसेंशियली 4 ब्रांचेस माने जाते हैं केमिस्ट्री के: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन ब्रांचेस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक चीज़ें कवर करते हैं। इनऑर्गेनिक बोले तो समथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग है, ऐसे चीज़ों को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल अगर दे तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट हो गया ये, NaCl, और काफ़ी सारे सॉल्ट्स के एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स है जो इनऑर्गेनिक चीज़ों से आते हैं, मतलब इनके लिए लाइफ ज़रूरी नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो से कि ये चीज़ें काफ़ी सालों से एग्जिस्ट करते हैं, इवन बिफोर द लाइफ, ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन बिफोर द स्टार्ट और ओरिजिन ऑफ द लाइफ। उसके पहले से ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते थे। इट्स नॉट लिटरली, बट ऐसे चीज़ जिनके लिए लिविंग चीज़ होना ज़रूरी, लिविंग लाइफ रहना ज़रूरी नहीं है, ऐसे चीज़। तो दिस थिंग्स कैन आल्सो बी फाउंड ऑन मार्स एंड स्टफ लाइक दैट, ओके? सो लाइफ रहना ज़रूरी नहीं है। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसको अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए, इन जनरल की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम स्टडी नहीं करते। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दीज आर ऑल्सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेकिन इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानते हैं, ऑर्गेनिक नहीं, ओके? तो ये हम स्टडी करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अपन स्टडी नहीं करते। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ऐसा कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, ये एक ब्रॉड डेफिनेशन आ जाती है। सो इसी को लेके अपन चलते हैं। ये डेफिनेशंस तुमको लिटरली कोई पूछने वाला नहीं है, ये हमारे समझने के लिए। सेकंड जो चीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे अपन कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ कार्बन कंपाउंड्स और द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इट्स नॉट जस्ट कार्बन एक्चुअली, ओके? ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है। सो इट नीड्स टू बी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, बट इन जनरल जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल अगर दे तो CH4, ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तुमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा। तो ये सारे कंपाउंड्स जो है ये हम ऑर्गेनिक मानते हैं, ओके? जैसे अगर मैं ये लेता हूँ, ओके, NH2, ये अमीन हो जाता है, अमीन। दीज आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन NH3 ये इनऑर्गेनिक में माना जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे कार्बन आ गया इसलिए ऑर्गेनिक, कार्बन नहीं है इसलिए इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे दिस इज अमोनिया गैस एंड दिस इज अमीन, ऑलराइट? तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे अपन लिखते हैं ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स, ओके? तो ये हो गया ग्लूकोज। उसी तरह से सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दीज आर ऑल ऑर्गेनिक। इनफैक्ट वी आर
more interested in study of organic compounds because there are infinite number of organic compounds, और यही compounds हम as a drugs या फिर as a drugs बोले तो medicine, okay, as a medicine, as a cloth for example, okay, as a plastic, paper, all these are actually organic compounds, ठीक है. There are humongous number of organic compounds और इनकी स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि we actually live in a organic world. हमारे लिए organic compounds बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We can make different things, isn't it, from organic compounds. तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी ब्रांच हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ बिग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, इट्स ऑल्सो बिग ब्रांच, बट यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड अप्रोच होता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू डोंट एक्चुअली क्रिएट नाउडेज, ओके. जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने थे हमने आई थिंक बना दिए, ओके. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डेली बेसिस पे इवन नाउ टुडे इसमें ऑर्गेनिक में सिंथेसिस करते हैं हम लोग, इनकी स्टडी करते हैं, इनका कोई यूज़ है या नहीं है ये हम लोग करते हैं बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा स्टडी करते हैं, ओके. बट फ्रॉम आवर सिलेबस स्टैंड पॉइंट, के सिलेबस के स्टैंड पॉइंट से देखें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑल दिस थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इसके टॉपिक्स आते हैं, इनऑर्गेनिक के अलग टॉपिक्स है, ऑर्गेनिक के अलग टॉपिक्स है, और इनको समझने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हम लोग यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड है, ओके. सो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दीज आर द कंपाउंड्स दैट हैव ऑर्गेनिक ओरिजिन, ओके, मतलब लाइफ से आ रहे हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बायोमोलिक्यूल है, जैसे सुक्रोज लिया था अपन ने या ग्लूकोज लिया था. ग्लूकोज इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स, इजंट इट, और वही हम लोग खाते हैं, वो हमारे को ज़रूरी है. सो ये जो है लाइफ साइकिल हो रहा है इस पर. यूरिया इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनफैक्ट यूरिया दैट इज़ फाउंड इन यूरिन. यूरिया कहाँ मिलता है? यूरिन में, ओके. मैमल्स की यूरिन में यूरिया मिलता है and that's why it is yellowish in color because of that urea. So this was actually the first organic compound that was synthesized, okay. क्योंकि इसके पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो तुम लैब में नहीं बना सकते, तुम सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते लैब में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं सकते क्योंकि इसके लिए लाइफ ज़रूरी है. रिमेंबर हम बोल रहे हैं कि ओरिजिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब लाइफ से आना चाहिए. दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. ये अब आज हमको मालूम है कि यू नो वी सिंथेसाइज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी हैव सिंथेसाइज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पहले ये माना नहीं जाता था, पहले ये मानते थे कि यू कैन नॉट डू दैट, ओके. सो यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वॉज सिंथेसाइज. उसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर, इसका फॉर्मूला तुमको मालूम होगा, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना. तो यूरिया यूरिन से मिलता था, ऑर्गेनिक है ऑब्वियसली. एसिटिक एसिड विनेगर इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक. तो इनको पहले ये माना जाता है कि ये कंपाउंड बना ही नहीं सकते, ओके. लेकिन साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये कंपाउंड हम लैब में बना सकते हैं एंड दीज आर द एग्जैक्ट सेम कंपाउंड्स दैट आर एक्चुअली फाउंड इन नेचर, ओके. सो इससे फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और लोगों ने फिर सोचा कि चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के देखते हैं, और उससे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेटाबेस बढ़ते गया धीरे धीरे, और आज हमारे पास करीब करीब 15 to 20 मिलियन कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, और इसमें हम हज़ारों कंपाउंड डेली बेसिस पे इस डेटाबेस में ऐड करते हैं अभी भी, ओके. द थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब कि अगर हमको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स लगते हैं वो डिक्टेट करता है इन फिजिकल केमिस्ट्री. ऑलराइट, इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स तुमको मिलेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनता है, कोई रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल है, कहाँ तक होगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके. सो दिस बेसिकली इज़ द फाउंडेशन ऑफ एंटायर केमिस्ट्री इफ यू थिंक अबाउट इट. फिजिकल केमिस्ट्री से तुम ऑर्गेनिक भी समझ सकते हो, इनऑर्गेनिक भी समझ सकते हो. एट द सेम टाइम यू गेट मोर डेप्थ इनटू इट अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री ठीक से मालूम है तो, ठीक है ना. लेकिन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डायनामिक, ध्यान में रखना. फिजिकल केमिस्ट्री को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका रिलेशनशिप इनऑर्गेनिक के साथ भी है, ऑर्गेनिक के साथ भी है, और यही मेरा काम है कि वो रिलेशनशिप तुमको दिखाओ, क्योंकि बुक्स में नहीं, ये नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में ये रिलेशनशिप तुमको नहीं मिलेगा. इन मोस्ट केसेस कहीं पे तुमको सुनने को भी नहीं मिलेगा. और इसी तरह के प्रिंसिपल्स कनेक्ट किए जाते हैं JEE नीट जैसी एग्ज़ाम्स में, और यहीं पे मेरी स्पेशलिटी काम आती है.
to show you how these physical chemistry के principles are applicable to inorganic and organic. Understood है? Next जो है branch, that is analytical chemistry. Analytical chemistry, it deals with the techniques that are used to find the composition of the matter. So this is basically related to identification of compounds. So हम लोग ये इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं. So चलो मान लो कि मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स मेरे अच्छे से है, तो इन प्रिंसिपल्स से लेके मैंने कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड बना दिया. बट हाउ डू आई नो कि जो मैंने बनाया वो सही है या गलत? मैं देख तो नहीं सकता. मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे होते हैं इनफैक्ट, इजंट इट? मतलब if bacteria is microscopic and bacteria itself is made up of billions of molecules, तो इमेजिन करो कि how small the molecules are. तो इनको हम देख नहीं सकते, isn't it? Even with powerful microscope we cannot see the molecules. तो how do you know कि जो तुमने बनाया वो सही है? तो यहाँ पे हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने ब्लड टेस्ट के लिए कोई सैंपल दिया है, तो व्हाट डू? दे डू एनालिसिस ऑफ दैट ब्लड सैंपल, और उसमें पता करते हैं कि तुम्हारे ब्लड में यूरिया कितना है, या ग्लूकोज कितना है, या इंसुलिन का लेवल कितना है, या कौन सा हार्मोन कम है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनालिटिकल टेक्निक ही यूज़ कर रहे हैं ना. ओके इसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कौन से टाइप का कंपाउंड है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. बेयर इन माइंड एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में बहुत कम है, ऑलराइट, लेकिन मेरे ख्याल से जितना है दैट इज़ मोर देन इनफ. ऑलराइट, द रीज़न फॉर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेमोराइज दिस थिंग्स. सेंसिबल होता है, विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस थिंग्स, लेकिन सम पार्ट ऑफ दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री तुमको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड इट. ओके एंड दैट इज़ द सैड पार्ट एक्चुअली कि मेमोराइजेशन करना पड़ता है, बट दैट इज़ द बिगिनिंग. तो ये तुमको अगर थोड़ा सा अगर पूरे सिलेबस में थोड़ी बहुत चीज़ें मेमोराइज करने की नौबत आ जाए तो दैट्स फाइन, इजंट इट? डोंट वरी अबाउट इट. थोड़ा तो मेमोराइजेशन करना ही पड़ेगा, और वैसे भी 10वीं तक तुमने शायद से मेमोराइजेशन ही किया होगा. ठीक है, मेमोराइजेशन 11th-12th में हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है. देखो केमिस्ट्री, अभी तक तुमको साइंस में केमिस्ट्री एज अ साइंस का सब्जेक्ट बताया जाता था. अब यहाँ पे तुमको केमिस्ट्री अलग आएगा, उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल, उसमें भी सब ब्रांचेस दे दिए. मतलब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे इसको स्टडी कर रहे हैं, इजंट इट? तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है. तो मेमोराइजेशन इज़ नॉट अ गुड टेक्निक. समझ के किसी क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जा सकता है वो हमको टेक्निक सीखनी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है. रिमेंबर द एग्जाम्स आर नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, इट्स नॉट अबाउट मेमोरी. उसके लिए कंप्यूटर्स है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन्स है, दे कैन स्टोर लॉट ऑफ डेटा. जो एग्ज़ाम्स है दे आर नॉट चेकिंग योर मेमोरी, दे आर चेकिंग योर स्किल्स. तो हमको हमारे स्किल्स बढ़ाने हैं. ओके सो दैट्स वाई डोंट डू मेमोराइजेशन. जब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ मेमोराइज करनी है तो यू डू दैट. ओके अदर देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो विल गो एंड स्टार्ट विथ बेसिक थिंग्स. व्हाट इज़ मैटर? ये तुमको 9th-10th में भी आया होगा बेसिकली. सो definition is very simple. Anything that has mass and occupies space is a matter. Okay, so we know how to define matter. So all matter basically are made up of atoms and molecules. Alright, तो हम definition जो है बड़ी आसानी से बता रहे हैं कि anything that has mass and that occupies space is matter. अगर लाइफ इतनी आसान होती तो 11th-12th करने की ज़रूरत ही नहीं होती. इन सेकंड टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम ये डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे. ऑलराइट, मैं अभी ये बताऊंगा नहीं बेसिकली क्या चेंज करने वाले हैं, बट ये डेफिनेशन ही चेंज करने वाले हैं. मैटर ये बहुत एम्बिग्यूअस वर्ड है. ओके इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन. तो हम परसीव करते हैं चीज़ों को और बोलते हैं कि ये चीज़ इतना वे कर रहा है, इसका स्पेस इतना है, सो दैट इज़ अ मैटर. बट इज़ लाइट अ मैटर? थिंक अबाउट इट. इज़ लाइट अ मैटर? ओके लाइट ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे मैं रूम में बैठा हूँ तो ऑब्वियसली लाइट चालू रहने की वजह से लाइट नहीं है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. बट डज इट हैव अ मास? वेल इट डजंट हैव अ मास. सो शुड यू कॉल इट अ मैटर और नॉट? वेल इट्स नॉट अ मैटर. लाइट इज नॉट अ मैटर, इजंट इट? दैट्स व्हाट वी थिंक एक्चुअली. देन कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, अ मासलेस मैटर. समझ में है? तो यही चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं. ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी जो तुमको सरप्राइज़ करेगी.
okay, that will break the very foundation of things you know, but that is fine, that is the learning process. अगर इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको पता नहीं चलेगी, तुमको ये पता ही नहीं चलेगा तुम सीख रहे हो. Okay, so always think about what is new, and if something is new and you feel that it is new, that means you are learning. Okay, I love new things, love to learn new things. That is very important for me, for my learning process, and that should be for you too. Understood? Okay, so let's talk about what is the nature of the matter. तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं. रिमेंबर, वी आर नॉट गोइंग इनटू क्वांटम थिंग्स. यहाँ पे हमारी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी हमको. बट व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैटर? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. और ये स्टेट तुमको दिखाए हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, लिक्विड में थोड़े लूज होते हैं, और गैस पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा लूज होते हैं ये पार्टिकल्स. ओके, एंड दिस पार्टिकल्स मे बी मेड अप ऑफ एटम्स और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, दे कैन बी अ मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस, और नाइट्रोजन गैस, और दे कैन बी हीलियम, नियॉन, स्टफ लाइक दैट. सो दीज आर व्हाट इज मोनोएटमिक गैस. Okay, and these are molecules. Okay, तो these are molecules. तो जो particles है they can either be molecules or atoms, और इनसे 3 स्टेट अपने को मिलते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. और इसका जो सबसे कॉमन स्टेट होता है वो हम जनरली जानते हैं एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो इट कैन बी अ सॉलिड एंड इट कैन बी अ लिक्विड एज वेल. ओके, तो टू गिव यू अ मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, मैं तुमको एक सिमुलेशन दिखाना चाहता हूँ. इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का है. हमारे आगे भी गैसियस स्टेट करके चैप्टर है, वहाँ पे हमारे काम आने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो. तो ये एक सिमुलेशन है. यहाँ पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स या मैटर, उनके अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, जो फेजेस होते हैं, वो किस तरह से रिलेटेड है. ओके, उनके बीच में रिलेशन क्या है ये मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ. तो यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. तो यहाँ पे नियॉन गैस है विच इज़ ऑलरेडी इन दिस कंटेनर, देयर इज़ अ कंटेनर, और यहाँ पे थर्मामीटर है, उसका टेम्परेचर तुमको दिख रहा है, इट्स अ 13 केल्विन. और अगर तुम इसको देखो, दिस इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर. ओके, दिस इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो के 13 केल्विन ऊपर है. दिस इज़ नॉट 13 डिग्री सेल्सियस. इट्स एक्चुअली, अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो दिस इज़ गोइंग टू बी -260 डिग्री सेल्सियस, -260 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो. This is a neon as a solid at a very low temperature. Similarly, I can change it to argon, oxygen molecules, water molecules. ठीक है ना? So what I'll do is I'll take oxygen molecule, क्योंकि यहाँ पे this is a diatomic gas, तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो एक particle है, it consists of 2 oxygen particles, 2 oxygen atoms connected to each, and the temperature is 31 Kelvin. सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो पार्टिकल्स का मोशन कैसा है. ओके, सो किस तरह का ये पार्टिकल्स का मोशन है. इफ़ यू लुक एट इट, ये सॉलिड रहने की वजह से जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट चेंजिंग देयर प्लेस, अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, ये अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं. इजंट इट? अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन. सो सॉलिड में देयर इज़ अ वाइब्रेशनल मोशन. तो सभी सॉलिड उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं. ओके, तो कोई भी सॉलिड ले लो, उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट करेंगे. ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं हो रहे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहे. दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सॉलिड. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यू कैन एक्चुअली सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स विद दिस ऑक्सीजन सॉलिड. तो यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिख रही है कि इनके जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ गए. Isn't it? और अब ये वाइब्रेशंस इतने बढ़ रहे हैं कि ये अपनी जगह छोड़ सकते हैं. ओके, और धीरे 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 इनके वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फेज. तो ये अभी ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते आ रहा है. ओके, आई एम स्टिल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्लोली.
So this is basically now a liquid state. Okay, अब liquid state में अगर देखेंगे अपन तो यू कैन सी द पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं. ओके, अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, इजंट इट. और कुछ पार्टिकल्स तुमको उड़ते हुए भी दिख रहे हैं. दिस इज इवोपरेशन. ओके, सो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, इसको थोड़ा कूल कर लेते हैं अपन. तो पार्टिकल्स यहाँ पे वाइब्रेट तो कर रहे हैं, ओके, लेकिन रोटेट भी कर रहे हैं. कुछ कुछ पार्टिकल्स अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो वो रोटेट भी कर रहे हैं, फ्लिप हो रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है. एट द सेम टाइम लिक्विड मिक्स होता है, इजंट इट. तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो मिक्स हो रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी है. जब कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. तो दिस इज अ ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, सो लिक्विड स्टेट में हमको वाइब्रेशनल मोशन भी मिल रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी मिल रहा है और रोटेशनल मोशन भी, तीनों मोशन है. ओके, और इसको मैं अगर ज़्यादा हीट करूँ सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज. ओके, और यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि क्लियरली हीट करने से इनका मोशन बढ़ रहा है, इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. ओके, सो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये अभी फ्री होते जा रहे हैं. ओके, सो दे हैव गॉटन कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट. सो लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर इवन मोर. और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऑब्जर्व करो इनके मोशन में क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो किस टाइप का मोशन है. सबसे पहले क्या ये वाइब्रेट कर रहे हैं? नहीं. ओके, वाइब्रेशन तो तब होगा जब ये स्टक है किसी जगह पे, इजंट इट. दे आर नॉट स्टक, देयर इज अ फ्री मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो फ्री मोमेंट रहने के वजह से दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देयरफॉर देयर इज नो वाइब्रेशनल मोशन. क्या यहाँ पे रोटेशनल मोशन है? ऑफकोर्स है, पार्टिकल्स तुमको रोटेट होते हुए दिख रहे हैं. इज देयर अ ट्रांसलेशनल मोशन? यस. ओके, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और बहुत रैपिडली मूव हो रहे हैं. सो देयरफॉर देयर इज अ ट्रांसलेशनल motion as well. And what happens if I increase the temperature even further? Now think about it, what we did. हमने solid से start किया, temperature increase किया, it got converted into liquid state. Liquid को heat किया, it got converted into gaseous state. अब मैं अगर gaseous state को heat करूँगा तो क्या होगा? क्या नया state मिलेगा? You should know that अगर मैं temperature बहुत ज़्यादा increase करता हूँ तो I get plasma state. That is the fourth state, isn't it? तो यहाँ पे we are not going to the plasma state, but as I increase the temperature, तुमको एक चीज़ क्लियरली दिखनी चाहिए, वो ये कि इनकी जो मोशन है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, मतलब कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर, इजंट इट. सो दैट्स व्हाट वी सॉ. सो कैन आई से कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? इज दैट अ वैलिड रीज़न, इजंट इट. तो यस, देयर इज ये जो कोरिलेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, ये वैलिड कोरिलेशन है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा? यस, है ना. इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए. यस, सो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता हूँ मैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. ओके, एंड सिमिलरली अदर आर्ग्यूमेंट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कम करता हूँ तो टेम्परेचर भी कम होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विथ काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट. अब जस्ट इमेजिन करो कि व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? नाउ हम टेम्परेचर रेगुलरली मेजर करते हैं, इजंट इट, बट वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द टेम्परेचर इज. हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं? व्हेन यू मेजरिंग द टेम्परेचर, व्हाट आर यू एक्चुअली मेजरिंग? अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर दिया है 526, इजंट इट, और मैं इसको कूल करता हूँ तो अभी आ गया, मान लो 400 के आसपास ला लेते. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट आर वी मेजरिंग? दो टेम्परेचर जो डिफरेंस है 526 और 426, ये टेम्परेचर पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उनके काइनेटिक एनर्जी में. 526 पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी और 427 पे कम काइनेटिक एनर्जी है. तो हम लोग जब टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम लोग इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहे हैं. अंडरस्टूड है? सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अंडरस्टूड है? सो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट,
लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट। और ये स्टेट्स में डिफरेंस है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर के डिफरेंस को हम कोरिलेट कर रहे हैं विद मोशन ऑफ द पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। तो अब हम बता सकते हैं कि स्टेट्स क्यों चेंज हो रहे हैं। तो देखो सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर कम है। अब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ओके। और ये जो मोशन है इन पार्टिकल्स का, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये उस अट्रैक्टिव फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कम है, इसके वजह से पार्टिकल स्टक है, ओके। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो जैसे लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई इनकी, इजंट इट। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट्स व्हाई दे आर इन अ लिक्विड स्टेट, ओके। और अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ, अगर गैशियस स्टेट में लेके जाता हूँ, तो टेम्परेचर और बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, और इसके वजह से दे कैन नाउ गेट फ्री फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस से फ्री हो जाएंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये फ्री हो सकते हैं फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स, एंड देयरफॉर वी हैव अ गैशियस स्टेट, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट दिस डायनामिक। जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन पार्टिकल्स के बीच का, ये इनको बांध के रखना चाहता है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी इनको दूसरे स्टेट में या फ्री करना चाहती है। तो टेम्परेचर इज प्लेइंग दैट रोल। कम टेम्परेचर पे कम काइनेटिक एनर्जी, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करेगा, एंड यू गेट आइदर अ लिक्विड स्टेट और अ गैशियस स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल इन चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर। दैट्स द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अंडरस्टूड है, ओके। तो अपने 3 स्टेट्स हैं मैटर के, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट, और ये तीनों स्टेट्स जो है दे आर इंटरकन्वर्टिबल। तो सॉलिड को अगर मैं हीट करता हूँ तो वी गेट लिक्विड, लिक्विड को हीट करता हूँ तो वेपर, इस तरह से मैं स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वी हैव आइस को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं मेल्टिंग बोलता हूँ, और वाटर को मैं अगर आइस में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको फ्रीजिंग बोलता हूँ। सो दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग एंड दिस प्रोसेस इज फ्रीजिंग, ओके। मेल्टिंग को ही मैं फ्यूजन भी बोलता हूँ, एंड दिस इज मेल्टिंग, सॉरी दिस इज फ्रीजिंग। वाटर को मैं वेपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इवापोरेशन बोलते हैं, और वेपर को वाटर में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। वेपर को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता डायरेक्टली, इसको डिपोजिशन बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं, और सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ओके। सो इट इज़ पॉसिबल टू सब्लाइम द सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फेज या गैस फेज, ठीक है। तो ये तुमको ऑलरेडी मालूम था, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर बोलूँगा नहीं, बट इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर चेंज का ही मैटर है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट चेंज इन स्टेट्स, ओके। व्हाट वी हैव नाउ आर 3 स्टेट्स, और ये तीनों स्टेट्स की स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है, इजंट इट। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री में हम तीनों स्टेट्स में से स्टडी करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द गैसियस स्टेट। दिस रिमेंबर, ये फर्स्ट टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री का, हम लोग ये बोल रहे हैं कि 3 स्टेट्स हमको स्टडी करने हैं, तो तीनों में से सबसे पहला स्टेट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द गैस स्टेट, ओके। गैसियस स्टेट करके चैप्टर है अपना पहला। देन उसी चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के बारे में भी जानते हैं। लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, तुमको थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आता है लिक्विड स्टेट, बट नॉट इन केमिस्ट्री। इसमें कुछ ज़्यादा हम करते नहीं हैं, ओके। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट वी डू हैव सॉलिड स्टेट। ये हमारे को 12th में पहला टॉपिक आता है, सॉलिड स्टेट, ओके। सो तीनों स्टेट हम स्टडी करने वाले हैं धीरे धीरे करके। पहला अपन गैसियस स्टेट, एंड देन in the 12th we study solid state. Liquid state नहीं के बराबर ही है. What we actually have, not a liquid state, we have solutions. So that is a big part of chemistry, solutions. Okay? Solutions हम study करते हैं 12th में ही. तो मैं तुमको just idea देना चाहता था कि कौन सा chapter कहाँ पे आ रहा है, कौन से इसमें आ रहा है, just to give you a brief idea. Gaseous state is a major part of the 3 states. Alright, solid state is very different, quite interesting actually. तो इसमें काफ़ी सारा विजुअलाइजेशन तुमको करना पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये आता है कि वाई गैसियस स्टेट। सबसे पहले हम गैसियस स्टेट
क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज द मोस्ट यूनिफॉर्म स्टेट, मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है दे आर यूनिफॉर्म। मैं एक इक्वेशन अगर हाइड्रोजन गैस को लगा सकता हूँ तो वही इक्वेशन मैं ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को या किसी भी और गैस को लगा सकता हूँ। सो ये चैप्टर जो है या ये टॉपिक जो है इतना यूनिफॉर्म है, और दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्टडी दिस इन 11th स्टैंडर्ड पहले टॉपिक। एंड देयर इज़ ऑल्सो इश्यूज़ विथ इसका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ विथ थर्मोडायनामिक्स, विथ इक्विलिब्रियम, ये बाकी टॉपिक से भी इसका को रिलेशन आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्टडी दिस फर्स्ट, ओके। और 12th में सॉलिड स्टेट जो आता है इसका बहुत ज़्यादा को रिलेशन नहीं है, बट देर इज़ अ को रिलेशन विथ सम डिफरेंट टॉपिक्स, तो इसको हम 12th में पढ़ते हैं, अंडरस्टूड है। तो इस तरह से ये डिवीजन है इसका। तो यहाँ पे अपन अब रुकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें अपन और केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, हम कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, इनके बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट इसमें, ओके। तो अगर कोई डाउट है तो मेक श्योर कि यू आर आस्किंग दैट डाउट, ओके। तो पूछ लो, मैं तुमको बताया कि कैसे डाउट पूछा जाता है। सो आस्क द डाउट इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन, एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो, make sure that you understood the entire thing, and then if there is any doubt, make sure that you ask it, okay. All right, thank you very much, bye bye.